वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ अर्थात संसदीय समितियां पढ़ रहे थे, समितियों का वर्गीकरण देखा था। आज उन्हीं से संबंधित कुछ समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है इस चैनल पर, जिसमें आप इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और उसके बाद अब इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं मेरे साथ। आपके एग्ज़ाम तक काफ़ी सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाने हैं, फिर हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। जो भी कोर्स आप परचेज़ करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसा भी आपका पेपर पूछा जाए, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, हर तरह के पैटर्न और ट्रेंड के लिए आपका जो कोर्स है डिज़ाइन किया गया है। आरओ री एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस, आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल में आपको फुल पेड कोर्स अगर आप लेते हैं तो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने स्थायी और तदर्थ समितियों के बारे में पढ़ लिया था। उन्हीं में जो क्लासिफिकेशंस थी, इंपॉर्टेंट जो कमिटीज़ हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। तो पहली है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में किया गया था और तभी से ये अस्तित्व में है। वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हैं? तो 22 सदस्य हैं। अब ये सदस्य कहाँ से आते हैं, इससे प्रश्न बन जाता है। तो 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं, कुल 22 सदस्य हो गए। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एक हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा अगली है प्राक्कलन समिति। इनसे जितना प्रश्न बनता है उतना आपको बताया जा रहा है। तो प्राक्कलन समिति, इस समिति की जो उत्पत्ति है, इसका पता 1921 में गठित स्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मैथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। मैथाई उस वक्त वित्त मंत्री थे और मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई और 30 कर दी गई। अब ये 30 सदस्य जो हैं वो लोकसभा सदस्य होते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति में हमने पढ़ा राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सदस्य आते हैं। फिर क्या हुआ, इसके बाद इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके जो सदस्यों का चुनाव है प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से ही किया जाता है। और इनका चुनाव कैसे होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है और एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से इसका चुनाव होता है। तो इस प्रकार सभी दलों को उसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। कार्यालय की अवधि 1 वर्ष की है और एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में इसमें नहीं चुना जाता। समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से ही की जाती है और वो निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल से होता है। सार्वजनिक उद्यम समिति आ जाती है, एक और समिति। यह समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई थी। ये जरूर देख लीजिएगा कब गठित हुई, अगर किसी ने सिफारिश की या फिर किस अधिनियम के तहत ये समिति बनती हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इसके बाद शुरुआत में इसमें 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा से थे, 5 राज्यसभा से थे। हालांकि 1974 में इसकी सदस्य संख्या जो है बढ़ाकर 22 कर दी गई। तो 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। समिति के सदस्य संसद द्वारा इसके सदस्यों में से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार सभी दलों को उसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है। समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है, जो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। और इस प्रकार समिति के सदस्य जो राज्यसभा से हैं उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गई सार्वजनिक उद्यम समिति। आगे देखेंगे वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं। तो पहली होती है प्राक्कलन समिति। सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सदस्य इसमें जो होते हैं निर्वाचित होते हैं या नाम निर्देशित होते हैं, तो लोकसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। दूसरी है लोक लेखा समिति। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। 1 वर्ष कार्यकाल रहता है, दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं।
तीसरा है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, जिसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 1 वर्ष इसका भी कार्यकाल है और दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो केवल प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य हैं, 1 साल का कार्यकाल है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। बाकी दोनों में आप देखेंगे दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं सदस्य। तो ये तो हो गई जानकारी जो आपने समितियां पढ़ी। इसके अलावा भी और समितियां हैं, जैसे कि याचिका समिति के सदस्यों की संख्या 15 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है, राष्ट्रपति को नहीं। आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। सामान्यतः लोकसभा के विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है और इस समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों भारतीय संसद की वित्तीय समितियां होती हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति JPC के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा 24 फरवरी 2011 को और राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से हैं। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष PC चाको को बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार इनको सौंपा था। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरण के लिए लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों पर समिति जो होती है। और भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई भी उपबंध नहीं किया गया। स्थायी समिति के सदस्यों को क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लोकसभा और राज्यसभा से लिया जाता है। मोटे तौर पर संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी समिति, दूसरी तदर्थ समिति। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी जो समिति है वो लोकसभा के अधीन न होकर के राज्यसभा के अंतर्गत होती है। तो ये हो गई जो समितियां हम लोग को पढ़नी थी, एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा अब हम लोग जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी रहेंगी, लेकिन आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन या फिर इसके बारे में जो सामान्य जानकारी वो स्टार्ट कर देंगे और कल से प्रॉपर इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, उनको हमेशा साक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हैं और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से तात्पर्य होता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, चाहे वह दीवानी हो, फौजदारी हो या फिर अन्य कार्रवाई में हो। यदि उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 134A के तहत प्रमाणित करता है कि वह वाद कानून की व्याख्या के रूप में महत्वपूर्ण नियम शामिल है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति भी प्रदान की गई कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। इसके बारे में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट जब पढ़ रहे थे तब भी डिस्कस किया था। तो संसद को अधिकार है वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय को है। एक उच्च न्यायालय के अधीन और राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां आती हैं, जैसे कि जिला न्यायालय, अन्य अधीनस्थ न्यायालय और न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किए गए संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे और यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित की गई थी। फिर 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की, फिर 1960 में 13 हुई, 1977 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30 और 2019 में 33 हो गई है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
तो आज हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा समितियों के बारे में, इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के बारे में जाना। लेकिन अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और इनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में उनको भी ज़रूर समझेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, PDF नोट्स चाहिए या फिर अदर कोई वीडियो क्लासेस चाहिए, फुल पेड कोर्स चाहिए, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करना होगा। और जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान सो कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी बच्चे RO UP PCS या अदर किसी स्टेट PCS की भी प्रिपरेशन करें, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं मिलती हूँ ऐसी क्लास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।